पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमा पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसानों की मांग है कि अध्यादेश के जरिए जो 3 नए कृषि कानूनों को तैयार किया गया है, इन कानूनों को सरकार वापस ले। इस संबंध में किसान संगठनों से सरकार ने बातचीत की। बातचीत कई दौर में हुई, लेकिन पूरी बातचीत अब तक बेनतीजा रही। वैसे इस बातचीत में केंद्र सरकार कानून के कुछ हिस्से में संशोधन के लिए राजी तो हो गई है, लेकिन सरकार का ये भी दावा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, उनका नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसानों को डर है। किसानों को लगता है कि इन नए कृषि कानूनों के द्वारा जब ये प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएगा तो कृषि क्षेत्र पूरी तरह से कारपोरेट जगत के शिकंजे में बंध जाएगा, फंस जाएगा और फिर इन कानूनों से किसानों का नुकसान होगा, ये मानना किसान संगठनों का है। और फिर किसानों के शोषण का खतरा भी पैदा हो जाएगा। अब आपको एक बात तो बता दें कि कृषि के क्षेत्र में कारपोरेट की एंट्री बहुत पहले हो चुकी है। हमारे यहाँ जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो जितनी खरीदारी करता है उससे ज़्यादा निजी क्षेत्र के जो पूंजीपति है वो इस क्षेत्र में खरीदारी करते हैं और ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये पूरा जो गतिरोध है, इस गतिरोध में सिर्फ इतना सा डर नहीं है। इन तीनों कृषि कानूनों में क्या स्थिति है और इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इतने दिनों से किसान पार्लियामेंट को अपनी आवाज़ क्यों सुनाना चाहते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार ये समझाने में जुटी हुई है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उन पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई किसानों का अगर कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है और यदि किसान अपनी मांग पर बने हुए हैं तो फिर किसानों को समझाया जाए या फिर उनके आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। एक बात जो इन दिनों अब कल ही की बात जो खबरों में आ रही है कि किसान संगठनों में मतभेद है, इस बात को सरकार उजागर कर रही है। ये बताने की कोशिश चल रही है कि भाई सरकार देख रही है कि किसान संगठन स्वयं ही बड़े भ्रम में हैं और उन कुछ लोगों के, कुछ संगठनों के उन्होंने पत्र लेकर आए समर्थन के कि भाई ये कानून बहुत अच्छा है और उन संगठनों का इस कानून को समर्थन है। दूसरी बात, किसान आंदोलन के संबंध में जो प्रचारित की जा रही है वो ये भी है कि किसान आंदोलन अलगाववादी ताकतों के शिकंजे में है और इन ताकतों ने उसे हाईजैक कर लिया है। अब किसान इतने दिनों से क्या इस अलगाववाद के साथ खड़े हैं या फिर वे अपनी मांग, जिससे कि उनकी खेती किसानी को बचाया जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके, इसके लिए लड़ रहे हैं। एक और बात जो देखने में आती है कि अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री ने BKU गुड जो है इसका किसानों का उनके साथ चर्चा की और नोएडा का रास्ता जो है वो खुलवा लिया। तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। किसानों से बातचीत की पेशकश तो की जा रही है, लेकिन सरकार किसानों की बात पर कोई सामंजस्य का और समन्वय का व्यवहार करते हुए दिख नहीं रही है। एक और भी बात चल रही है कि एक जनमत तैयार करने वाली बात है कि 700 ज़िलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों से बातचीत और कानून समझाने की जो बातचीत है, ये भी बात चल रही है। खबरों में एक बात और भी आ रही है कि हरियाणा में जो सतलज यमुना नहर का मुद्दा है, जो मुद्दा वास्तव में एक अधिकार का मुद्दा भी है हरियाणा के लिए,
तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी के कुछ हरियाणा के सांसद और विधायक हैं, इन विधायकों ने और सांसदों ने मिलकर ये मांग उठाई है कि इस नहर के का जो मुद्दा है इसको सुलझाया जाए। वास्तव में ये इसका जो परिणाम होता है वो परिणाम ये है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान जो इकट्ठे किसान आंदोलन में खड़े हैं, वो हरियाणवी जो किसान हैं उन किसानों को बाजू में करके पंजाब के किसानों को अकेला करने वाली ये बात है। और हरियाणा के किसान इसमें से अलग जाए, क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा बन जाता है। दूसरी बात ये भी आती है कि हरियाणा के स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि बात यह है कि अभी आने वाले दिनों में शायद जनवरी फरवरी में वहाँ के स्थानीय निकायों की घोषणा हो सकती है। और जो किसान आंदोलन में जो बड़े प्रभावशाली नेता हैं वो स्थानीय निकायों के अपने चुनाव की ओर अगर मुड़ गए तो ये आंदोलन वैसे कमज़ोर हो सकता है अगर लोग उसमें चले गए तो। एक और भी बात जो हम देखते हैं कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये कमान सौंपी गई है कि उनके राज्य में किसान आंदोलन को बढ़ने ना दें, और इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए कि ये किसान कानून जो है, कृषि कानून जो है वो बहुत बेहतर है। सवाल यह है कि कानून कैसा है या कैसा नहीं है, ये एक दूसरी बात है, लेकिन कानून बनाने की अपनी प्रक्रिया होती है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कानून पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होने के बाद उस पर कानून बनना चाहिए। अगर सब तरफ से उस पर विचार विमर्श होता है और उस विचार विमर्श के बाद यदि कानून बनता है तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन इसमें हम लोग एक बात ये भी देख रहे हैं कि जो विपक्षी दलों की भूमिका है उस भूमिका को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले ये सारे दल कृषि सुधारों के पक्ष में थे, समर्थन में थे, लेकिन उनके समर्थन किन मुद्दों पर थे इस बात को उजागर नहीं किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं कि जो नए कृषि कानून हैं वो नए कृषि कानून वास्तव में क्या है, पहले क्या थे, अब क्या है। ये आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 जो अभी आया है, लेकिन अब से पहले जो 1955 का जो कानून था उस कानून में क्या था, तो जो आवश्यक वस्तुओं की बिक्री है, उसका उत्पाद है और उसकी आपूर्ति है, ये आम जनता के हित में सुरक्षित और नियंत्रित की गई थी और उपभोक्ताओं को सही चीज़ें सही दाम में मिले, इसके लिए ये कानून अपनी ओर से डायरेक्शन देता था। केंद्र सरकार राज्यों की स्टॉक लिमिट को तय करता था, जमाखोरों पर नकेल कसने की बात और आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने देने की बात और चीज़ों के दाम पर नियंत्रण रखने की बात इस कानून के मूल में थे। वैसे कानून की भाषा जो है उस भाषा में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सामान्य भाषा में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जीवनावश्यक चीज़ें इस कानून के तहत 1955 के सुरक्षित कर दी गई थी और इनको अधिनियम 1955 में डाल दिया गया था जीवनावश्यक वस्तुओं के रूप में, ताकि इसका कहीं भी कोई ऐसा भंडारण ना करे कि जिसके कारण इन चीज़ों की बाज़ारों में कमी आए। अब क्या है, अब जो सुधार हुआ है आवश्यक वस्तु संशोधन 2020, ये संशोधन अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल और प्याज और आलू, इन चीज़ों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर देता है। अब इन चीज़ों को जब आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करता है तो इसका भंडारण भी हो सकता है। और अर्थशास्त्र का बड़ा सामान्य नियम है कि चीज़ें अगर कृत्रिम रूप से स्टोर कर दी जाए और फिर बाज़ार में अगर उनकी कमी हो तो चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि मांग तो वही होती है लेकिन पूर्ति नहीं होती, आपूर्ति नहीं होती। माना जा रहा है कि इससे ये जो संशोधन है इसमें ये माना जा रहा है कि इससे किसानों को इन चीज़ों का सही मूल्य मिल सकेगा। अब किसानों के पास में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, उसके पास से तो माल निकलेगा और वो चला जाएगा उन लोगों के पास में जो पूंजी देकर इसको खरीदेंगे।
सरकार ये भी मान रही है कि इस कानून के ज़रिए बाज़ार में प्रतियोगिता बढ़ेगी, स्पर्धा बढ़ेगी, तो इससे चीज़ों के दाम सही मिलेंगे। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो इसका विरोध होने का ये जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि इससे कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा, क्योंकि जिसके पास पूंजी होगी वही इन चीज़ों को खरीद कर अपने पास में अपने स्टोरेज में डाल देगा। इसका नुकसान किसानों को होगा। सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर नियंत्रण तभी लगाएगी जब ऐसी कोई असामयिक परिस्थिति बन जाए, जैसे कि अकाल हो, जैसे कि युद्ध हो, जैसे कि कीमतों में अप्रत्याशित उछाल हो जाए, यानी या फिर कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा हो, तो फिर सरकार इसमें दखल देगी। अब नए कानून में यह भी उल्लेख है कि सरकार इसके लिए तब आदेश जारी करेगी जब सब्जियों और फलों की कीमत 100% बढ़ जाएगी और जो खराब ना होने वाले जो खाद्यान्न हैं उनकी कीमत में 50% से ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये है आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 का संशोधन। फिर दूसरी बात, जो दूसरा कानून है जिसमें किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य जो संवर्धन और सुविधा से रिलेटेड है, ये 2020 का ये कानून। अब ये बताते हैं कि पहले इसमें क्या सुविधा थी, जैसे कि एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमिटी, आसान भाषा में जिसको मंडी कहते हैं। यहाँ फसलें बेचने पर राज्य सरकारें व्यापारियों से टैक्स वसूलती थी। जो मंडियों का संचालन होता था, इस मंडी के संचालन में यहाँ जो भी ट्रेडिंग होता था, जो व्यापार होता था, उस व्यापार पर राज्य सरकार टैक्स वसूलती थी और सरकारी खरीद भी इन्हीं मंडियों के द्वारा होती है। प्रत्येक राज्य में मंडियों से जुड़ा एपीएमसी एक्ट है। अब क्या है? अब यह है कि एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण का कानून प्रावधान करता है कि किसान और व्यापारी विभिन्न राज्यों में कृषि फसलें हैं, उन फसलों को लेकर कृषि बाजार से संबंधित विधानों के तहत बिना किसी रोक टोक के पारदर्शी पद्धति से अपनी चीजें बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, बाजार के बाहर भी, मतलब मंडी के बाहर भी। कानून ये भी कहता है कि यह एक ऐसा इकोसिस्टम इसमें बनाया जाएगा कि जहां किसान और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी और राज्यों के भीतर और दो राज्यों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ाने की इसमें बात कही गई है। अब इससे सरकार का मानना यह है कि किसानों पर इस बात के लिए कोई रोक टोक नहीं है और वो अपनी चीज़ें जैसा चाहे वैसा बेच सकते हैं। हम कृषि को थोड़ा सा अपने यहाँ समझ लें। किसान जब बोनी करता है उसकी शुरुआत ही कर्जे से होती है, या तो वो बैंकों से कर्जा लेता है, सोसाइटी से लेता है, या फिर उसके आसपास जो गांव की व्यवस्था है कर्जा देने वाली, उससे लेता है। जब तक फसलों की कटाई की स्थिति आती है तो कटाई का समय आने के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो फसलों की कटाई भी कर सके और ऐसी स्थिति में वो फिर कर्जदार हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में वो अपनी चीज़ का दाम जब इकट्ठे माल बाजार में आ चुका है, ऐसी स्थिति में वो अपनी ओर से भाव तय नहीं कर पाता है, उसको उस भाव पर निर्भर होना होता है जो भाव बाज़ारों में चल रहा है। और बाज़ारों में जब बहुत ज़्यादा फसलें होती है, बहुत ज़्यादा उत्पाद होता है, तो दाम गिरे हुए होते हैं और उसी दाम में वो बेच देता है। ये स्थिति है। विरोध का क्या कारण? विरोध का कारण यह है कि किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। इस कानून का सबसे ज़्यादा विरोध है। उनका कहना है कि जब सरकार कहती है कि वह मंडियों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जारी रखेगी, तो किसानों का कहना है कि जब सरकार पूरे देश में खरीद बिक्री का नियम ला रही है तो फिर वो जो निजी क्षेत्र के लिए खरीदी बिक्री की व्यवस्था खोली जा रही है मंडियों से बाहर, वहाँ भी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है किसानों का कि अगर मंडियों में एमएसपी की व्यवस्था जारी है, सरकार कहती है कि भाई एमएसपी नहीं हट रहा है, किसानों का कहना है कि जहां निजी क्षेत्र में जहां माल खरीदा जाएगा, जहां फसलें खरीदी जाएगी, वहां भी एमएसपी को लागू क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? ये सवाल है। तीसरी बात, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण।
इसमें कीमत का आश्वासन है और कृषि सेवा पर करार है। पहले जो व्यवस्था थी, तो पहले भी किसान और व्यापारियों के बीच एग्रीमेंट तो जरूर होता था, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं था कि सबसे पहले शिकायत कहां करें। कोई विवाद हो जाने पर यदि एग्रीमेंट में किसी भी तरफ से कोई दिक्कत खड़ी होती है, चाहे किसान की तरफ से या व्यापारी की तरफ से, तो किसान पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर सकते थे, वो सीधे कोर्ट भी जा सकते थे। अब नए कानून के तहत जो बात आ रही है वो है, नया कानून ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधता प्रदान कर रहा है, इसका लीगलाइजेशन हो रहा है। और कोई विवाद होता है तो किसान को जाना है एसडीएम के पास। कानून ये भी कहता है कि फसल की डिलीवरी के समय 2/3 राशि का भुगतान किसान को करना होगा जब फसल की डिलीवरी होगी, जब फसल ले जाई जाएगी, और बकाया राशि का भुगतान 30 दिन के भीतर करना होगा। कानून ये भी कहता है कि खेतों से फसल उठाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी और एग्रीमेंट तोड़ने पर पेनल्टी भी भरनी होगी। इस कानून में फसल की कीमत, फसल की गुणवत्ता, फसल की मात्रा, कौन सा खाद इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके विरोध का कारण क्या है? किसान संगठनों का ये मानना है और उनका इतने वर्षों का अनुभव है कि विवाद निराकरण का तरीका ही गलत है, इससे विवाद का निराकरण होता नहीं है। एसडीएम साहब के पास बहुत सारे विवाद होते हैं, उसमें कृषि का ये विवाद जो फसलों के एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, ये एक नया विवाद भी उसके साथ जुड़ जाएगा और ये निराकरण का तरीका गलत है, क्योंकि शिकायत निपटाने की समय सीमा ही तय नहीं की गई है। अगर विवादों के निराकरण की सीमा ही तय नहीं है तो किसान इस फसल के लिए, इस वर्ष की फसल के लिए उसके साथ जो विवाद खड़ा हुआ, अगली फसलों को वो किस तरह से बोएगा और किस तरह से वो अपना गुजारा करेगा, अपनी खेती किसानी करेगा, वो क्या करेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये योजना तो चल रही है स्मार्ट सिटीज़ की, लेकिन हमारे यहाँ किसान कोई स्मार्ट तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य है। अब ये किसान कोई अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ेगा, ये अपनी पैरवी खुद तो कर नहीं पाएगा, लेकिन जिन कंपनियों के साथ वो एग्रीमेंट करेगा उन कंपनियों के अपने वकील होते हैं, और ये जो वकील हैं, जो कंपनियों के वकील हैं, ये वकील किसानों को कानूनी पेच में उलझा देंगे और ऐसे में उनकी खेती किसानी और वो भी बर्बाद हो जाएंगे। ये डर है किसानों का और इसलिए इस पर ज़रा गौर करना बहुत ज़रूरी है।